हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है ना, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, वो अपनों ने पढ़ लिए। ठीक है, और अब इनकी फंक्शंस, डेफिशिएंसी, सिम्टम्स, डिजीज़ की बात करेंगे। तो आज अपने 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, 4 की बात अपने कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आधे घंटे के अंदर अपने 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ लेंगे, उनके डेफिशिएंसी, सिम्टम्स, ठीक है, उनके फंक्शंस, उनकी डिजीज़ जो भी इंपॉर्टेंट है। और आज की जो क्लास है उसके अंदर अपने ब्रोन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ब्रोन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी कम से कम आपको 7-8 डिजीज़ कराऊंगा, ठीक है ना, जो सारे मतलब इंपॉर्टेंट होती है। और प्री पीजी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिजीज़ में से ही आता है, ठीक है ना। बाकी कंपटीशन एग्जाम के अंदर न्यूट्रिएंट के फंक्शन वगैरह से पूछ लेते हैं, लेकिन जो प्री पीजी होता है उसके अंदर डिजीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने बात करेंगे ब्रोन की, ठीक है। ब्रोन की अवेलेबल फॉर्म क्या होती है? H3BO3, ठीक है। ये कंबाइंड है या अनकंबाइंड? तो ये क्या है? कंबाइंड न्यूट्रिएंट है। इंडिकेटर प्लांट क्या होता है? सनफ्लावर होता है। और कल मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया हुआ था। थर्ड पॉइंट है कि जो ब्राउन होता है इसका सोर्स क्या होता है? तो टॉर्मेलिन होता है, जिसके अंदर 4 से 5% वो ब्राउन होता है टॉर्मेलिन के अंदर। अपने फंक्शंस की बात करते हैं ब्रोन के, ठीक है। इसके कौन कौन से फंक्शन हैं? तो पहला मैं लिख देता हूं, ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? पोलन और पोलन ट्यूब के लिए, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलन एंड पोलन ट्यूब, ठीक है। किसके लिए? पोलन एंड पोलन ट्यूब। पोलन को क्या बोलते हैं? परागकण। और पोलन ट्यूब को पराग नलिका, ठीक है। तो ये याद रखना ना, परागकण और पराग नलिका के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ब्रोन उत्तरदायी होता है। और पोलन अपने पढ़ा हुआ अच्छी तरह से, ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है। तो इसलिए अपने ये बोल सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कल अपनों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था ना, शूट टिप और रूट टिप की बात की थी, वहाँ पे अपनों ने अब किसका नाम लिख लिया था साथ में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे ही पोलन अपने ब्रैकेट में लिख लेना रिप्रोडक्शन सिस्टम। कल को पूछा जाए क्वेश्चन कि रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड या रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो न्यूट्रिएंट अपने क्या बता देंगे? ब्रोन का नाम लिख देंगे। 1 मिनट वीडियो को देख लेता हूँ, क्योंकि दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, जूम आउट इन हो रही थी इसके अंदर। चलो सही है। सेकेंड नंबर पे मैं बात करता हूं, ये क्या करता है? मेंटेन करता है किसको? पोटेशियम और कैल्शियम के रेशो को, ठीक है। मेंटेन पोटेशियम एंड कैल्शियम रेशो, ठीक है। ये पोटेशियम और कैल्शियम के रेशो को मेंटेन करता है कौन? ब्रोन, ठीक है। थर्ड नंबर पे मैं बात करता हूं, इसका फंक्शन क्या है? ये सिंथेसिस करता है, यानी संश्लेषण करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च का। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है। फोर्थ नंबर पे बात करता हूं, तो ये कॉलीफ्लावर के टेस्ट को बढ़ा देता है। तो इट इंक्रीज टेस्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, टेस्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, ठीक है। तो ये 4 इसके फंक्शंस थे। कौन सा? एक तो ये क्या करता है? पोलन ट्यूब और पोलन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पोटेशियम और कैल्शियम के रेशियो को मेंटेन करता है। ये सिंथेसिस करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का सिंथेसिस करता है। और ये क्या कर देता है? टेस्ट ऑफ कॉलीफ्लावर को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। ये इसके फंक्शंस थे। अब अपने बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स की, ठीक है। किसकी बात करते हैं अपने? डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो ब्रोन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ से होते हैं? टर्मिनल बड पे होते हैं ना। कैल्शियम और ब्रोन दोनों के टर्मिनल बड पे होते हैं। तो अपीयर ऑन टर्मिनल बड, कहाँ दिखाई देते हैं? टर्मिनल बड पे दिखाई देते हैं। सेकेंड पॉइंट अपने क्या लिखेंगे? एक चीज याद रखना,
ब्रोन की डेफिशिएंसी से जो टर्मिनल बड होती है वो किस रूप में बदल जाती है, वो विप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। कैसे बन जाती है उसकी, अभी अपनों ने कल की जो क्लास थी उसके अंदर एक चीज पढ़ी थी, हुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो किसकी डेफिशिएंसी से हो रही थी, ठीक है, किसका डेफिशिएंसी सिम्टम था हुक लाइक स्ट्रक्चर, तो वो था कैल्शियम का, ठीक है ना। जब भी टर्मिनल बड की बात आती है तो दो ही न्यूट्रिएंट आएंगे, कैल्शियम और बोरॉन। कैल्शियम से कौन सी बनती है, हुक लाइक स्ट्रक्चर, और डेफिशिएंसी सिम्टम्स से बोरॉन के, तो उससे क्या बनती है, विप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हुक लाइक स्ट्रक्चर में कैल्शियम आएगा, विप लाइक स्ट्रक्चर की बात आएगी तो बोरॉन आएगा। तो यहाँ लिख देंगे टर्मिनल बड अपीयर इन विप लाइक स्ट्रक्चर। अपीयर का मतलब क्या होता है, दिखना, ठीक है। तो किस रूप में दिखाई देती है अपने को, विप लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये ब्रोन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। ये थे इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। विप लाइक स्ट्रक्चर कैसे होती है, आपने बैक्टीरिया की फ्लैजिला देखी होगी, वो इस टाइप से होती है ना। तो ये क्या होती है, टर्मिनल बड क्या होती है, इस प्रकार से मुड़ी हुई दिखाई देती है अपने को ना, इसी को बोल देते हैं अपने विप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद में अपने डिजीज़ की बात कर लेते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्रोन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ है डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी, ठीक है ना। ब्रोन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो फर्स्ट डिजीज की बात करता हूं, तो इससे होती है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग डिजीज इन कॉलीफ्लावर, ठीक है। कौन सी होती है, ब्राउनिंग डिजीज हो जाती है किसके अंदर, कॉलीफ्लावर के अंदर। ब्राउनिंग डिजीज क्या होती है, वही एप्पल वाली बात, पीटर पिट वाली, ठीक है ना। ब्राउनिंग के अंदर क्या होता है, कई बार अपनों ने मार्केट के अंदर गोभी देखी होगी, है ना, घर पे भी देखी होगी। उसके अंदर क्या होता है, गोभी के ऊपर ब्राउन कलर की अपने को कई बार लेयर दिखाई देती है ना, धब्बा से दिखाई देता है ब्राउन कलर का, ठीक है। या कई बार मार्केट में देखा होगा कि पूरी गोभी जो है ब्राउन कलर की होती है। तो वो किसके कारण होती है, वो ब्रोन की डेफिशिएंसी के कारण होती है, ठीक है। जैसे ये मान लो गोभी का फूल है, तो इस पे जैसे यहाँ पे ब्राउन धब्बा, यहाँ पे ब्राउन धब्बा, या कई बार ये पूरी यहाँ से ब्राउन हुई होती है, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं ब्राउनिंग डिजीज इन कॉलीफ्लावर, ठीक है ना। आप ऐसी चीज़ों को ना, ये डिजीज वाली, इनको गूगल पे सर्च करके इनकी इमेज देखा करो, उससे ना ये ज़्यादा अपने को आइडेंटिफाई हो जाती है कि यार ब्राउनिंग का मतलब क्या था, ठीक है ना। और अपने को पता भी चलता रहता है कि हाँ इस डिजीज का मतलब ये है, तो अपने सिम्टम्स भी आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ होलो स्टेम की, होलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर। अब अपनों ने कॉलीफ्लावर की पहले भी बात कर चुके हैं होलो स्टेम के बारे में, तो वो किसके अंदर बात की थी, वो की थी नाइट्रोजन की एक्सेस से होती है होलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर। उसी टाइम मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि आप ये भी लिख लीजिए कि ये ब्रोन की डेफिशिएंसी से होती है और नाइट्रोजन की एक्सेस से होती है। तो मैंने कहा था नाइट्रोजन ब्रोन के अंदर मैं वापस से लिखाऊंगा। तो होलो स्टेम होती है कॉलीफ्लावर के अंदर, वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, ब्रोन की। होलो स्टेम के अंदर क्या होता है, जो गोभी होती है उसके नीचे एक अपने को स्टेम दिखाई देता है, वो पूरा अंदर से खोखला हो जाता है, ठीक है ना, उसी को बोल देते हैं अपने होलो स्टेम, ठीक है। थर्ड डिजीज की बात करता हूँ, फ्रूट क्रैकिंग की। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, ठीक है। फ्रूट क्रैकिंग जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो फ्रूट क्रैकिंग जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, ब्रोन की। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार जैसे अनार वगैरह होते हैं ना, वो फटे हुए दिखाई देते हैं अपने को ना, तो वो कौन सी डिजीज से होते हैं, ब्रोन की डेफिशिएंसी से होती है, फ्रूट क्रैकिंग डिजीज होती है उनके अंदर। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं एक फ्रूट हार्डनेस, ठीक है। फ्रूट हार्ड हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, ब्रोन की डेफिशिएंसी से होता है। इसके बाद में एक होलो हर्ट डिजीज की बात कर लेते हैं। होलो हर्ट के बारे में अपने पहले भी पढ़ा था ना, नाइट्रोजन के अंदर उसकी एक्सेस से होलो हर्ट होती है, किसके अंदर, पोटैटो के अंदर। लेकिन ब्रोन की डेफिशिएंसी से होलो हर्ट किसके अंदर होती है, ग्राउंड नट के अंदर। होलो हर्ट डिजीज इन ग्राउंड नट, ठीक है। होलो हर्ट डिजीज हो जाती है ग्राउंड नट के अंदर, किसकी डेफिशिएंसी से, ब्रोन की डेफिशिएंसी से। इसके बाद में अपने बात करते हैं येलोविंग इन लूसर्न, ये भी अपनों ने कल किया था।
ठीक है, कल जब मैं आपको सल्फर पढ़ा रहा था उसके अंदर मैंने बोला था कि जो चाय होती है उसके अंदर येलोविंग डिजीज पूछा जाए तो वो सल्फर की डेफिशिएंसी से, लेकिन यदि लुसर्न की बात आएगी तो किस येलोविंग लुसर्न की बात करेगा तो वो ब्रोन की डेफिशिएंसी से होती है, येलोविंग इन लुसर्न। ठीक है, इसके बाद में कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज रहेगी, hen and chicken इन ग्रेप। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डिजीज है। hen एंड चिकन डिजीज किसके अंदर होती है, ये भी पूछ सकते हैं, तो ग्रेप के अंदर होती है। और ग्रेप के अंदर hen एंड चिकन डिजीज किससे होती है, तो ब्रोन की डेफिशिएंसी से होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, ये मान लो ग्रेप्स का गुच्छा है, इसके अंदर बड़े फिर छोटे 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 फिर बड़ा, ठीक है, इस प्रकार ग्रेप्स का गुच्छा बन जाता है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं hen एंड चिकन डिजीज। इसके बाद में एक डिजीज और लिख लो, नेक्रोसिस इन एनोला। ठीक है, एनोला के अंदर कौन सी हो जाती है, नेक्रोसिस डिजीज हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो आंवला होता है ना उस पर क्या होता है, अपने को ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई देते हैं बड़े बड़े। ठीक है ना, मतलब कोई जैसे पत्ता होता है अपने वो बीच में से जला हुआ होता है ना, तो उस टाइप की अपने को स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है ना, यहाँ पे धब्बे दिखाई देते हैं जले हुए से। ठीक है, या कई बार क्या होता है, यहाँ से ज़्यादा मतलब टाइम हो जाता है डिजीज हुए को, तो यहाँ पे क्या जैसे फ्रूट्स के अंदर अपने को सड़े की मतलब स्मेल आती है ना, जब मतलब फ्रूट सड़ा होता है तो वहाँ पे जो अपने को दिखाई देता है ना स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाती है। ठीक है ना, मतलब अंदर से ऐसे लगता है जैसे ये गला हुआ है। ठीक है ना, तो ये होती है नेक्रोसिस किसके अंदर, एनोला के अंदर। तो ये अपनी 8 डिजीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं वीडियो को देख लेता हूँ चल रही है या नहीं। हाँ, प्रॉपर तरीके से चल रही है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं फेरस की। कल से मेरे को लगता है स्पेक्स लगानी पड़ेगी, मेरे को आंखें खराब हो जाएगी इस टाइप से, क्योंकि ये वाइट है ना, इसका फोकस पड़ता है पूरे आंखों पे, और सामने इधर लाइट लगी हुई है। सेकेंड नंबर पे अपने न्यूट्रिएंट बात करते हैं माइक्रोफेरस। ठीक है ना, फेरस न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। तो अब देखिए फेरस की बात आती है तो फेरस क्या है, कैटायन है या एनायन, तो कैटायन है जी। ठीक है, कंबाइंड है या अनकंबाइंड, तो आप क्या बताओगे, ये क्या है, कंबाइंड है। और फेरस जो है वो इंडिकेटर प्लांट क्या है इसका, सोरगम है। ठीक है ना, क्या है इसका इंडिकेटर प्लांट, सोरगम। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो इसके अंदर एक ही फंक्शन है और वो इम्पोर्टेंट है बस। ठीक है, एक ही फंक्शन इसका इम्पोर्टेंट है, वो लिख लेते हैं। फेरस की जब बात आती है तो अपने को एक ही नाम सोचता है, कौन सा, हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, क्या अपने को नाम आता है याद, हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, अब फेरस है ये कंपोनेंट है किसका, कंपोनेंट ऑफ, यार सच में आंखें खराब हुई, कंपोनेंट ऑफ फेरोडॉक्सिन एंड लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, किसका ये, फेरोडॉक्सिन और लेग हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है कौन, ब्रोन, सॉरी फेरस। ठीक है ना, फेरस जो है वो लेग हीमोग्लोबिन और फेरोडॉक्सिन का कंपोनेंट है। ठीक है, इसके बाद में अपने इसकी डिजीज की बात कर लेते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि जो मैं इंपॉर्टेंट है ना, जिसके अंदर मतलब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं अपने एक नंबर के ना, जो थ्योरी वाले हैं उनके तो एक नंबर का बनता है। ठीक है ना, और या जो कंपटीशन से लेवल से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जो मेन मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है वो पढ़ें। देखो फालतू का कंटेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने ऐसा कंटेंट पढ़े जो अपने को लगता है कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये याद रखना कि इसके अंदर एक ही इसका फंक्शन है इंपॉर्टेंट, कौन सा, लेग हीमोग्लोबिन और फेरोडॉक्सिन वाला। इसके बाद में अपने बात करते हैं इसकी डिजीज की या डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करते हैं पहले। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करता हूं। फेरस है, फेरस के डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ दिखाई देते हैं, तो न्यू लीव्स पे दिखाई देते हैं ना। अपने डेफिशिएंसी वाला चार्ट पढ़ा था तो उसके अंदर अपने फेरस को किसके अंदर रखा था, न्यू लीव्स के अंदर, है ना। तो अपीयर ऑन न्यू लीव्स। ठीक है, नई पत्तियों पे दिखाई देते हैं किसके, फेरस के। फिर अपने लिख सकते हैं इससे क्या हो जाती है, इससे क्या होती है, इंटरवेनियर क्लोरोसिस हो जाती है न्यू लीव्स के अंदर। मैंने आपको
उसके अंदर लिखा था कि फेरस और मैग्नीज दोनों से इंटरवेनियल क्लोरोसिस होती है, तो यहीं पे भी अपने लिख लेंगे कि इंटरवेनियल क्लोरोसिस। ठीक है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। ठीक है, एक तो नई पत्तियों पे इसके लक्षण दिखाई देते हैं और इससे क्या हो जाती है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो जाती है। ठीक है, तो एक और चीज़ याद रख लेना कि जैसे जैसे अपन न्यूट्रिएंट कर रहे हैं, तो जैसे मैं आपको डेली बताता हूँ ना, ये कंबाइंड है या अनकंबाइंड, कैटायन है या एनायन, तो इनको साथ साथ में याद कर लेना। और कल ही मैं कोई एक एग्जाम देख रहा था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कंबाइंड और अनकंबाइंड से, कैटायन और एनायन से। ठीक है ना, इस चीज़ को अपने अच्छे से तरीके से कर लेना ताकि आपको क्या है, कोई कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है ना, अब अपने बात कर लेते हैं डिजीज़ की। डेफिशिएंसी सिम्टम्स में दो ही थे, और एक फेरस की खास बात याद रख लेना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाइटनेस के लिए, या इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वाइटनेस हो जाएगी, वाइटनेस ऑफ लीफ। ठीक है, तो पूरी पत्ती क्या हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। यदि वाइटनेस की बात करें, ठीक है, वाइटनेस ऑफ लीफ की बात करें, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फेरस की डेफिशिएंसी। ठीक है ना, तो वाइटनेस हो जाती है, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स में लिख लेना इस पॉइंट को। ठीक है ना, वाइटनेस ऑफ लीफ। अब बात कर लेते हैं इसकी डिजीज की, तो इससे एक डिजीज होती है, डिजीज वो कौन सी है, वो है ब्रोंजिंग। ब्रोंजिंग डिजीज इन पैडी। ठीक है, पैडी के अंदर क्या हो जाता है, ब्रोंजिंग डिजीज होती है। अब ब्रोंजिंग से आप समझ गए होंगे, जंग लगा हुआ दिखाई देता है अपने को ना, फेरस है, लोहा है, लोहे से पे क्या अपने को दिखाई देता है, जंग लगा हुआ दिखाई देता है। तो ब्रोंजिंग डिजीज है वो पैडी के अंदर होती है, वो किससे होती है, फेरस से होती है। एक मिनट, कैमरा हिल गया, देख लेता हूँ, मेरे को लगा ऐसे क्योंकि ये माइक की आवाज़, माइक की तार खींच गई थी ना हाथ से। ठीक है, ये हो गया ब्रोंजिंग डिजीज, ये था अपना फेरस। इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात कर ली। ठीक है, डिजीज की बात कर ली। अब अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड न्यूट्रिएंट कौन सा है इसका, मैग्नीज, बेफीमन। ठीक है, मैग्नीज की बात करता हूँ, ये कैटायन है या एनायन, तो ये कैटायन है। ठीक है ना, कंबाइंड है या अनकंबाइंड है। ठीक है ना, इसके बाद में अपने बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शंस की बात करता हूँ तो इसके फंक्शंस याद रखना मैग्नीज के। एक तो अभी अपना लिखा है कि ये क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ ना, इसके अंदर 31 मिनट की होती है, इसीलिए मेरे को बार बार में देखना होता है। कई बार मेरे को दोबारा शूट करनी पड़ती है वीडियो, ये 20 मिनट पे भी कई बार बंद हो जाता है, इसलिए बार बार मेरे को देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो कंपोनेंट ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। अपने सेकेंड पॉइंट और क्या लिखेंगे कि ये कंपोनेंट होता है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किसका कंपोनेंट है ये, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है ना, और यहीं पे नोट करके लिख लेना। ठीक है, वरना अपनों ने मैग्नीशियम के अंदर लिख लिया है कि क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन होता है, तो क्लोरोफिल का होता है मैग्नीशियम, और क्लोरोप्लास्ट की बात होगी तो मैग्नीज आएगा। याद रख लेना इसको अच्छी तरह से। मैग्नीज है वो किसका है, क्लोरोप्लास्ट का कंपोनेंट है, और मैग्नीशियम किसका है, क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। ठीक है, ये दो इसके फंक्शंस हो गए। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करूं, ठीक है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसके कहाँ से होते हैं, इसके कहाँ से होते हैं भाई, मैग्नीज के, तो इसके होते हैं न्यू लीव्स के अंदर, है ना, क्योंकि इससे क्या होती है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस होती है। और डेफिशिएंसी सिम्टम्स वाला चार्ट अच्छी तरीके से करके रखना कवर, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अपने हर न्यूट्रिएंट कर रहे हैं तो उसके अंदर अपने को ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो अपीयर ऑन न्यू लीव्स,
कहाँ दिखाई देते हैं इसके सिम्टम्स? नई पत्तियों पे दिखाई देते हैं। इससे क्या हो जाती है? इंटरवेनियल क्लोरोसिस। क्या हो जाती है? इससे इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो जाती है। ठीक है, ये इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो के डिजीज लिख लेते हैं यहीं पे, ड्यू टू डेफिशिएंसी। कौन सी डिजीज होती है डेफिशिएंसी से? तो एक तो होती है फाला ब्लाइट। ठीक है, कौन सी होती है? फाला ब्लाइट डिजीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, फाला ब्लाइट डिजीज जो है इसका एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फाला ब्लाइट डिजीज किससे होती है? मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होती है। किसकी डेफिशिएंसी से? मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होती है। कौन सी? फाला ब्लाइट। ठीक है ना, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी है? एक और होती है लिटिल लीफ, लिटिल लीफ डिजीज इन एप्पल। ठीक है, कौन सी डिजीज होती है? लिटिल लीफ डिजीज इन एप्पल। एप्पल के अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है? लिटिल लीफ डिजीज हो जाती है। तो यहाँ पर नोट लगा कर एक पॉइंट लिख लेना कि जितनी भी लिटिल लीफ डिजीज है वो किससे होती है? जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। एक्सेप्शन कौन है? एक लिटिल लीफ ऑफ एप्पल। ठीक है ना, अच्छे से नोट कर लेना कि सारी की सारी लिटिल लीफ जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। सिर्फ एक्सेप्शन कौन सा है? लिटिल लीफ ऑफ एप्पल, वो किससे होती है? मैग्नीज की डेफिशिएंसी से। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लिया करो, एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ताकि जो बच्चा वो कंफ्यूज हो। ठीक है ना, तो लिटिल लीफ डिजीज इन एप्पल। अब इसकी एक्सेस से कौन सी होती है? टॉक्सिसिटी से। ठीक है ना, तो एक्सेस से एक डिजीज है कौन सी? क्रिंकल लीफ। है ना, कॉटन। ठीक है ना, पत्ती ऐसे सिकुड़ी सी दिखाई देती है अपने को, क्रिंकल हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? वो मैग्नीज की अधिकता से होती है। ठीक है ना, एक्सेस से होती है ना। टॉक्सिसिटी लिखा हुआ आ जाए, एक्सेस लिखा हो जाए, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, तो जो क्रिंकल लीफ होती है कॉटन के अंदर वो किससे होती है? मैग्नीज की एक्सेस से होती है। ये हो गए अपने 3 न्यूट्रिएंट। अभी टाइम पड़ा है, अपने एक न्यूट्रिएंट और कर ही लेते हैं। कौन सा? कॉपर। ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं? अपने कॉपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइम देख लेते हैं, उसी हिसाब से अपने देख लेंगे। 31 मिनट होना जाएगा, अभी तो 7 मिनट रहे हैं। चलो देखी जाएगी, कर लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे इसको, कॉपर को। ठीक है, इसका अवेलेबल फॉर्म क्या होती है? Cu+2। ठीक है ना, और कॉपर कंबाइंड है, यहाँ अनकम्बाइंड है, तो ये अनकम्बाइंड है। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं। एक चीज़ याद रख लेना, अभी जो मैंने फेरस कराई है उसके अंदर एक ब्रोंजिन डिजीज कराई है, वो याद रख लेना कि मैंने डेफिशिएंसी से लिखाई है, एक्सेस से, तो वो एक्सेस से होती है। ठीक है ना, तो शायद मेरे को याद आ रख रहा है कि मैंने वो डेफिशिएंसी से लिखाई है ना, तो उसके अंदर एक्सेस लिख लेना। ठीक है ना, तो वो ब्रोंजिन डिजीज होती है कॉपर के, वो फेरस के अंदर, तो वो किससे होती है? एक्सेस से होती है फेरस के ना। ठीक है, फेरस वाले में ब्रोंजिन डिजीज को सही कर लेना। यदि मैंने एक्सेस लिखा है तो बढ़िया है, यदि डेफिशिएंसी लिखा दिया तो इसको देख लेना। फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है? ये कैरियर है किसका? ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलते हैं ना। कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसको क्या बोल देते हैं अपने? इलेक्ट्रॉन का कैरियर बोल देते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर के अपने तार देखते हैं ना, तांबा, तभी तो इसके वायर यूज की जाती है कॉपर की, क्योंकि ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है ना। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, और कई बार ये लिखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ फेरस, वो अपने हिसाब से लिखते रहना। ठीक है ना, ठीक है, मेन अपने बात ये है कि समझ आना चाहिए कि कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शंस में कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तो नहीं है यार फंक्शन, इसका एक ही इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रॉन कैरियर का पूछा जाता है। लेकिन इसके डिजीज है 2, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स कर लेते हैं।
मेरे को इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है आंखों पे, बोर्ड का कल से स्पेक्स लगानी पड़ेगी। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करता हूँ तो इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ शो होते हैं, अपीयर ऑन ओड लीव्स, ठीक है। कॉपर के डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ शो होते हैं, तो ओड लीव्स यानी ओड लिख दिया गया, न्यू लीव्स पे होते हैं, नई पत्तियों पे होते हैं ना, ठीक है। तो कहाँ शो होते हैं, इसके न्यू लीव्स पे शो होते हैं, किसके, कॉपर के डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है। अब इसकी डिजीज याद रख लेना, ठीक है। क्या याद रखनी है, इसकी डिजीज याद रखनी है। कौन कौन सी डिजीज है, फर्स्ट याद रखना कि यदि आपके सामने लिखा हुआ आ जाए व्हाइट बड इन मेज, ठीक है, ये डेफिशिएंसी है ना, डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी। यदि आपके सामने लिखा हुआ आ जाए व्हाइट बड इन मेज और आपके सामने ऑप्शन हो कॉपर और जिंक, अब देखिए इसका फंक्शन मतलब कार्य क्या है, मतलब इसका कंसेप्ट क्या है। यदि मेज के अंदर व्हाइट बड डिजीज आपसे पूछी जाए और ऑप्शन में दे दिया जाए, ठीक है, कॉपर और जिंक, तो याद रख लेना व्हाइट बड जो होती है मेज के अंदर वो दोनों से होती है, लेकिन इसकी तो डेफिशिएंसी से होती है, कॉपर की तो डेफिशिएंसी से होती है और जिंक की अधिकता से होती है, एक्सेस से होती है। तो याद रख लेना कि व्हाइट बड इन मेज, तो ये मेज के अंदर यदि व्हाइट बड डेफिशिएंसी से हो रही है तो आप कौन सा लिखोगे, कॉपर। यदि एक्सेस से हो रही है तो आप जिंक लिखोगे। कल जिंक की जो लेक्चर है उसके अंदर अपने लिखेंगे जिंक के अंदर, लेकिन यहीं पे भी आप नोट लगा के लिख लेना ताकि आपको याद रहे ये चीज़। व्हाइट बड इन मेज तो किसके अंदर होता है, ये व्हाइट बड, तो ये होता है मेज के अंदर, और किसकी डेफिशिएंसी से होता है या किसकी एक्सेस से होता है, तो वो अपने को याद रखनी पड़ेगी कि किसके एक्सेस से होती है और किसके डेफिशिएंसी से होती है, कौन सी, ये जो व्हाइट बड है, ठीक है ना। इसके बाद में अपने और इसके अंदर इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी है, कॉपर की बात आती है तो हाँ, एक सिट्रस के अंदर होती है दो डिजीज, एक तो होती है डाइबैक, ठीक है ना, ये 12th क्लास के अंदर भी डिजीज है डाइबैक इन सिट्रस, और दूसरी डाइबैक हो गई, और सिट्रस के अंदर एक कौन सी होती है, गमोसिस, ठीक है। गम सा अपने को दिखाई दे, चिपचिपा पदार्थ लग जाता है, वो कौन सी डिजीज होती है, गमोसिस डिजीज होती है, ठीक है। तो कॉपर की ये 3 इंपॉर्टेंट डिजीज है, कौन सी, व्हाइट बड इन मेज, डाइबैक इन सिट्रस और गेमोसिस इन सिट्रस। इसके अंदर मेज का याद रख लेना कि यदि डेफिशिएंसी से हो रही है तो कॉपर आएगा, एक्सेस से हो रही है तो जिंक आएगा। डाइबैक और गेमोसिस सिट्रस की डिजीज है, ये किससे होती है, कॉपर की डेफिशिएंसी होती है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।